हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के हम अपने लेक्चर में एनसीईआरटी सीरीज की इकोनॉमिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्लास 9 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को इस लेक्चर में एक एक लाइन से मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग सुनते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। इससे पहले और इसके ठीक बाद अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ भी लेते हैं तो फिर तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। जिससे किसी भी एग्ज़ाम को तुम जो दे रहे हो उसमें बेस बन जाएगा और उसके बाद उस एग्ज़ाम स्पेसिफिक थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करो और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं हर एनसीईआरटी को इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट की। तो जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। कोई नोट्स चाहिए, डिस्कशन करना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है ही, 2 टेलीग्राम है, उत्कर्ष एजुकेशन और उत्कर्ष एजुकेशन यूपीएससी यूपीपीसीएस इन हिंदी। प्लीज़ ज्वाइन बोथ ऑफ देम एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। चलो अब आओ, बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। देखो, इसमें कहानी जैसा कुछ नहीं है, जैसा कि इस लाइन की पहली चीज़ में लिखा हुआ है इस चैप्टर की, कि इस कहानी का उद्देश्य हमें उत्पादन से संबंधित जो मूल विचार हैं उन्हें सिखाना है, ठीक है, जिसे वो एक गांव के माध्यम से समझाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी की नई गाइडलाइन में ऐसा कहा गया है कि कुछ भी बच्चों को पढ़ाओ तो आसपास के वातावरण का यूज करके पढ़ाओ, जिससे वो अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। चलो आओ, अब वो समझाएंगे कैसे। गांव में खेती मुख्य प्रक्रिया होती है और अन्य जो क्रियाएं हैं लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन और सीमित स्तर पर है। लघु स्तरीय विनिर्माण लिखा हुआ है, बड़े उद्योग नहीं लिखा हुआ। गांव में बड़े उद्योग लगाना उतना फीजिबल नहीं होता है, मैन पावर स्किल्ड नहीं होती है। तो लघु स्तरीय विनिर्माण होगा। डेयरी और परिवहन, ऑटो फोटो चलती रहती हैं वो। तो थोड़े बहुत और उद्योग हैं वो सीमित स्तर पे होते रहते हैं, परंतु ये सीमित स्तर पर होने के बावजूद इन क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। अब उन संसाधनों के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं, मतलब हवा मतलब पानी आसपास होगा, जैसे कोई नदी नहर निकल रही है तो उद्योग चलाना है या खेती करनी है तो उसमें जो पानी लगता है वो मिल जाएगा। अगर खेती करनी है तो उर्वर भूमि हुई, उसकी भी जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ये सब प्राकृतिक में आ गया। मानव निर्मित संसाधन होते हैं ट्रैक्टर, खेती को ही लेके समझा रहा हूँ मैं। ट्रैक्टर हो गया है, जो अजैविक या रासायनिक कीटनाशक हैं वो भी मानव निर्मित में ही आएंगे। वो सब मानव प्रयास, हमको लेबर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, किसान खेत में काम करने वाला मजदूर जो होता है वो भी चाहिए, और मुद्रा भी चाहिए, क्योंकि हमें ज़मीन खरीदनी है, कीटनाशक लाना है, हल लेना है, ट्रैक्टर लेना है, इस सब के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें में चाहिए होता है। और इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये सिखाया जा रहा है कि गांव में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए संसाधन किस प्रकार से होते हैं। तो तुम्हें इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा ये समझना है कि किसी गांव में अगर तुम्हें कोई विकास का कार्यक्रम करना है, तुम कहीं के डीएम बन गए हो या तुम अभी वीपी हो या वीडीओ ही बन जाओ, तो तुम्हें किस तरीके से इस चैप्टर से उसको सीखना है, ये बात अपनी खोपड़ी में भर लेना, ठीक है। सबसे पहले वो गांव के बारे में बताएंगे, जिससे कि हर गांव में तुम थोड़ा अंदाज़ा लगा सको क्या हुआ है। हर गांव आस पड़ोस कस्बों से जुड़ा होता है। कच्ची सड़कें हर गांव में होती हैं, ठीक है। ये छोटा गांव है, इसके बगल में एक बड़ा गांव है रायगंज, जो एक शहर है पालमपुर, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सॉरी पालमपुर जो छोटा गांव जिसकी कहानी हम सुना रहे हैं, उसके बगल में एक बड़ा गांव है रायगंज, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क जोड़ती है जो उसके आसपास का सबसे छोटा कस्बा है शाहपुर, और वहाँ से, ठीक है। ये प्रत्येक मौसम, ये बहुत ज़रूरी बात है, यानी कि सड़कें पक्की हैं। कच्ची सड़कें देखो बरसात में ढह जाती हैं, पानी वानी भर जाता है, दिक्कत होने लगती है वगैरह वगैरह। पुल कच्चे नहीं है, इसका मतलब जो बारिश में गिर जाए, समझ रहे हो। तो यहाँ गाँव में पक्की व्यवस्था है परिवहन की। अब पक्की व्यवस्था, इसीलिए बैलगाड़ियाँ भी जा रही हैं, भैंसा बग्गी भी जा रही हैं, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक भी सब जा रहे हैं, ठीक है। अब आओ डेमोग्राफी की बात करते हैं। विभिन्न जातियों के रहते हैं और 450 परिवार रहते हैं, ठीक है। उन 450 में 80 ही परिवार हैं जो उच्च जाति और भूमि के मालिक हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इकोनॉमिक डिफरेंस है वो दिखाया गया है कि जो उच्च जाति के हैं या उनके पास अधिक भूमि ज़्यादा है, उनके मकान बड़े होंगे, ईंट और सीमेंट से बने होंगे, और जो
1/3 जनसंख्या दलित है, जो गरीब है, वो छोटे घरों में रहते हैं, मिट्टी और फूस के बने घरों में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मिट्टी और फूस के घर सस्ते बन जाते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। सीमेंट और ईंट के घर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, एक बात जो इसमें ये कही गई है कि बिजली के मामले में ऐसा नहीं है कि बिजली केवल उन्हीं परिवारों में, बिजली अधिकांश के घरों में है, उसमें गरीब अमीर नहीं है। यानी कि गांव बिजली के मामले में और परिवहन के मामले में तो उन्नत हो चुका है, ठीक है। अब आओ अगली बात पे। यहाँ के नलकूप तक बिजली से चल रहे हैं और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में भी हो जाता है। 2 प्राइमरी हैं और एक हाई स्कूल है। एक हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज नहीं है, ठीक है। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। यानी कि एक प्राइवेट डॉक्टर भी अपनी प्रैक्टिस चलाता है और एक सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र है वो भी है, ठीक है। एक हाई स्कूल है, तो प्राथमिक विद्यालय है। इंटर का कोई खेल नहीं, यानी इंटर के लिए बाहर जाना है बच्चों को। अब जैसा कि मैं अभी बोलता जा रहा था वही यहाँ लिखा हुआ है कि पालमपुर में सड़कें परिवहन ठीक है, बिजली सिंचाई विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र ठीक है, ठीक है। अब एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी समझाएंगे, ये अब तक समझा ही रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। चलो, अन्न उत्पादन गतिविधियां जो कृषि के अलावा हैं, क्योंकि भारत के गांवों में खेती मेन होती है, पर अन्य उत्पादन गतिविधियों में गैर कृषि क्रियाएं जो होती हैं उसमें लघु विनिर्माण, कुटीर उद्योग जो अपनी नहीं होते हैं, एक तो बांस बल्ली का कारोबार जिसका है वो, ठीक है। किसी का खाद का ही कारोबार है, गोबर मान लो उपले बेचता है वो ईंधन के तौर पे, छोटे मोटे जो विनिर्माण हैं वो, ठीक है। कोई बहुत ही छोटा कारखाना टाइप लगा हुआ है जिसमें खुरपी हंसियाँ बनती हैं। परिवहन की दुकान है, मतलब कि एक तो ऑटो पार्ट का कोई छोटा सा वो होगा केंद्र जिस पे तुम टायर वायर ले लिए, या गाड़ी वाड़ी सुधराने के लिए एक छोटा सा मैकेनिक का गराज है वो। दुकानदारी तो देखो सब जगह है, तो उसको तो समझना ही नहीं है। अब आओ उत्पादन का संगठन। अब कोई पूछते हैं कि उत्पादन प्रोडक्शन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देखो यहाँ से मिली। जो हमें ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कराना उत्पादन कहा जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे प्रोवाइड कराना। और उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, ये बहुत ज़रूरी याद है, ठीक है। पहला है भूमि, लैंड। दूसरा है श्रम, लेबर, ठीक है। तीसरा है कैपिटल, पूंजी। और चौथा ऑब्वियसली पूंजी के अंतर्गत मानव पूंजी भी आ रहा है क्या, तो आखिरी चीज़ फिर मुद्रा ही बचेगा। चौथी आवश्यकता मानव पूंजी ही बोलते हैं, ठीक है, चलो चौथी आवश्यकता इनकी मानव पूंजी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, पहली आवश्यकता क्या है, भूमि। भूमि क्यों चाहिए? क्यों? ऑब्वियसली जल, वन, खनिज अगर ये सब नहीं होगा तो तुम जो जल का प्रयोग शोधन करने के लिए जो भी कुछ प्रक्रिया करोगे उसमें जल बहुत लगेगा। कुछ भी बनाओगे उसे धोना पड़ता है। कंटेमिनेटेड चीज़ कोई नहीं खरीदेगा तुमसे कभी, ठीक है। जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा शोधन में होता है। खनिज का प्रयोग ऑब्वियसली कुछ बनाना है तो उसके लिए पड़ेगा, जिसमें खनिज ईंधन के तौर पे भी यूज हो सकता है, कोयला भी खनिज ही बोला जाएगा। या फिर लोहा है, उसका प्रयोग प्रोडक्ट बनाने में हो सकता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उपकरण हैं उन्हें बनाने में हो सकता है, हो ठीक है। दूसरी आवश्यकता श्रम है। ऑब्वियसली तुम्हें ही सब मिल गया लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा है तो अपने आप तो बन नहीं जाएगी चीज़। AI सॉफ्टवेयर तो है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में AI कभी नहीं आ पाएगा। हालांकि रोबोटिक्स का यूज करके आ भी सकता है, पर रोबोटिक्स बनाने के लिए फिर मैन पावर चाहिए, ठीक है। तो ये छोड़ दो, श्रम हो गया। उत्पादन क्रियाओं में कुछ पढ़े लिखे कर्मी चाहिए होते हैं, ऑब्वियसली पढ़े लिखे चाहिए होते हैं। मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए तुमको। 4 लोग फैक्ट्री में एक काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति का काम है नट बोल्ट जोड़ना, एक का काम है उस नट बोल्ट को कसना, और तीसरे का काम है उस नट बोल्ट के कसे हुए उपकरण को उठा के रख देना। तो इनको सुपरवाइज भी तो करना है जिसको तीनों चीज़ें आती हों। एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए होगा कि सही से हो रहा है या नहीं। तो ये उच्च श्रेणी कर्मी हो गए जिन्हें वाइट कॉलर एम्प्लॉय बोला जाता है। शारीरिक क्रिया वाले तो बता ही दिए कि मैंने, नट बोल्ट वाले। भौतिक पूंजी ऑब्वियसली इन लोगों को पैसा देना है और ज़मीन और पानी को खर्चना भी है। तुमको अपनी फैक्ट्री भी लगानी है, तुमको खेती के लिए ज़मीन भी खरीदनी है, तो इन सब के लिए पैसा भी चाहिए। जो नीचे लिखा हुआ है देखो कि औजार, मशीन, भवन,
इनमें जो लगता है, हाँ अब ये देखो दो प्रकार के हैं जो बहुत ज़रूरी है रटना। आगे चल के जब तुम लोग नेशनल इनकम पढ़ोगे उस तक में इस लाइन का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, नेशनल इनकम तक में। बची भौतिक पूंजी जो होती है उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला देखो, ये औजारों, मशीनों, भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। अर्थात तुमने एक बार औजार खरीद लिया, एक बार मशीन खरीद ली, एक बार तुमने फैक्ट्री, घर कुछ बना दिया, उसके बाद वो कई सालों तक बना रहेगा, ठीक है। चूंकि वो कई सालों तक बना रहेगा तो वो जो पूंजी है उसको तुम्हें बार बार नहीं लगाना है, ठीक है, इसलिए इसे स्थायी बोला जाएगा। अब कार्यशील पूंजी क्या होती है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अर्थात तुम्हें जैसे कि एक छतरी बनानी है, तुमने उसके लिए एक छतरी बनाने का कारखाना खोल दिया है। उस कारखाने को खोलने में जो पैसा लगा है, अब वो कारखाना खुल गया है, अब वो कारखाना बन गया है, उसमें मशीनें लग गई हैं, वो अब कहीं नहीं जा रही, वो स्थायी हो गया है। 1 साल 2 साल वो चलेगा, लेकिन अब तुम्हें छाता बनाने के लिए जो कपड़ा छाते का होता है वो हर महीने लेना है, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से लेना है, पहले से नहीं बनाना है और सामान ख़त्म होते ही उसे दोबारा भी लगाना है। तो जब कच्चे माल को खरीदने के लिए या फिर उस कारखाने को जिसको तुमने बनाया है उसे चलाने के लिए जो पैसा लगेगा, बिजली का बिल, वो कार्यशील पूंजी का प्रयोग करके ही जाएगा, क्योंकि वो हर महीने देना है, समझे। तो इस तरह से कच्चा माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी बोल दिया गया है। जो उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाने वाली चीज़ों को खरीदने में हमें काम करता है, उसे कार्यशील बोल दिया जाता है। और मैन पावर तो है ही, ह्यूमन रिसोर्स। तुम्हें ढंग के लोग चाहिए, तुम्हें ढंग के मैनेजर चाहिए, तुम्हें ढंग के सुपरवाइजर चाहिए, वरना ख़त्म हो जाओगे। कई ऐसे बिजनेस हैं जो केवल बेफालतू के मैनेजमेंट के कारण बंद हो गए हिंदुस्तान में। ज़्यादातर सरकारी कंपनियां भी इसीलिए घाटे में चलती हैं, क्योंकि जिस टेस्ट का प्रयोग करके उनमें नौकरी लगती है उस टेस्ट का उस कंपनी में काम करने से कोई संबंध होता नहीं है। एक आदमी एक काम को 8 दिन में करता है, एक औरत एक काम को 7 दिन में करती है, 3 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को लगा के तुम अब चले गए, नौकरी लग गई तुम्हारी। अब वहाँ काम है कि तुमको आज के दिन 100 इंजन निकालने हैं, वो अलग काम है पूरी तरह से। सरकारी में इसीलिए BSNL घाटे में क्यों चल रही, क्योंकि उसका यही कारण है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टेक्नोक्रेट तुमने हायर नहीं किए, कभी बिजनेस स्ट्रेटजी वाले कभी हायर नहीं किए, तो ख़त्म हो गई कंपनी तुम्हारी। तो मानव पूंजी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। मानव पूंजी देखो नॉर्मल तब तक चल जाती है जब तक कंपटीशन ना हो। जहाँ कंपटीशन आया मानव पूंजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आगे आओ, उत्पादन भूमि जो अभी हम बोले, श्रम पूंजी, पूंजी में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी और मानव पूंजी तीनों आ गई। इनको मिला के उत्पादन के कारक बोल दिया जाता है। तो अब कोई मेंस में तुमसे अगर ये पूछे कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के उद्योग पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाए, पूरी तरह से चल नहीं पाए, हम खेती के बाद सीधा IT में जंप मार गए, तो हमारे उत्पादन के कारक उसमें कितने उत्तरदायी थे इस काम के लिए। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि उत्पादन के कारक होते क्या हैं। तुम अपने मन से उत्पादन के कारक में रॉ मटेरियल और मैन पावर और पॉलिसी लिख के चले जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। तुमको इन तीनों पे लिखना पड़ेगा। 200 शब्दों का आएगा, 50 शब्दों को बांट लेना, 25 में इंट्रोडक्शन, 25 में लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है, और बीच में आराम से इन तीनों पर डिस्कस करना है। अब आओ, एक याद रखना, आगे इस लेक्चर में भौतिक पूंजी को पूंजी बोलने वाले हैं ये लोग। पालमपुर में खेती, पहला भूमि स्थिर है, मतलब भूमि तो स्थिर होती है, भूमि कहीं जाने नहीं। भूमि का ट्रांसफ़र हो सकता है ओनर के तौर पे, पर ओनर भूमि उठा के कहीं नहीं रख सकता है। ये इस लाइन का अर्थ ये बताया गया है। ऑब्वियसली गांव है, खेती उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है। 75% लोग खेती में लगे रहते हैं, जो या तो किसान होंगे या कृषि श्रमिक या किसी मजदूर होने वाले हैं, जो हैं खेती में, ठीक है।
अब इसमें बताया गया है कि कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कठिनाई क्या है। जो भूमि है वो स्थिर होती है, मतलब ये कठिनाई कैसे है ये आगे बताया गया। देखो, जुताई के अंतर्गत जो भूमि आएगी, अर्थात खेती के लिए जुताई सबसे ज़रूरी होती है ना। पहले आप जुताई करेंगे, फिर आप बुआई करेंगे, फिर आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई करने के बाद फिर आप जब फसल उग जाएगी तब आप कटाई करेंगे, ठीक है। तो जुताई के अंतर्गत जो भूमि क्षेत्र है वो स्थिर रहा। यहाँ स्थिर का मतलब है कि वैल्यू में भी चेंज नहीं हुआ है। अगर 100 हेक्टेयर पे खेती हो रही थी 1960 में, तो आज भी 100 हेक्टेयर पे ही हो रही है। यहाँ स्थिर का मतलब है कि भूमि तो अपनी जगह स्थिर है ही, लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है उसकी संख्या, उसका जो क्षेत्रफल है वो भी सेम ही है, वो बदल नहीं रहा है। हमें बढ़ा हुआ चाहिए ताकि अधिक भूमि पर खेती हो तो अधिक लोगों को पैसा मिले, समझे। 1960 में क्या हुआ था कि कुछ बंजर भूमि को कृषि में योग्य भूमि में बदल दिए थे तुम। 60 में क्यों लिखा है? क्योंकि हरित क्रांति 60 के दशक से ही शुरू हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से यही तो होता है ना कि डिटेल में घुस के कैसे पढ़ा जाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक से हुई थी, ठीक है। ऑब्वियसली उनका दो ही चीज़ों में काम था, पहला सिंचाई बढ़िया करो, दूसरा फसल के लिए जो बीज हैं वो बढ़िया लेके आओ। उसी से हरित क्रांति हो गई। तो ऑब्वियसली बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बदलना होगा, तो उन्होंने यही किया होगा, बढ़िया खाद पहुँचाई, पानी पहुँचा दिया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और बढ़ाने की यानी कि अब जितना बढ़ गई थी उतना ही बढ़ रही है। अब ये जानकारी है कि भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर होती है, बीठा गुंठा है, ये सब भी है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर के बराबर होता है। इसकी तुलना, ये सब बेफालतू बात है, आगे बढ़ो। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसे देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। समस्त भूमि पर खेती होगी, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जा रही है, और बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगा रहे हैं, ठीक है। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग कर लिया है। अक्टूबर दिसंबर में आलू खेती है, सर्दी के बीच में रबी में गेहूँ उगा लेते हैं, ठीक है। परिवार के खाने के लिए बचाया, बाकी रायगंज में बेच दिया जाके मंडी में। एक भाग में गन्ना उग रहा है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना या तो कच्चे बेच दिया जाएगा या फिर गुड़ के रूप में शाहपुर बेचा जाएगा। यानी कि गांव में गन्ने की उतनी वैल्यू नहीं है, सीधा शहर के लोगों को गन्ना खाना और गन्ने का रस पीना या गुड़ खाना पसंद है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ी बहुत जानकारी ये मिल जाएगी कि कब क्या उगता है। तो तुमको एक तो हल्का आइडिया यहीं से होना चाहिए कि अब आगे जो बातें होंगी ना उसमें ये इमेजिन किया जा रहा है कि तुमको ये सब दिमाग में घुस गया है कि बरसात में क्या उगेगा, ज्वार बाजरा चारे के लिए, ठीक है। बरसात के बाद आलू खेती अक्टूबर दिसंबर, जनवरी फरवरी में गेहूँ, ठीक है। अब आओ, अब क्या क्या उग गया? 3 प्रकार की है ना, खरीफ रबी जायद। तो 3 अलग अलग फसलें पैदा इसलिए कर पाए क्योंकि सिंचाई बढ़िया है, जो बता चुके हैं, और बिजली भी है। पहले क्या होता था, कुओं से रहट द्वारा खेतों की सिंचाई होती थी। रहट समझते हो? रहट तुम फोटो देख लेना, रहट ऐसा होता है, ऐसा जाएगा और एक इधर ऐसे होगा, फिर एक इधर ऐसे होगा, फिर एक इधर ऐसे होगा, फिर एक इधर ऐसे होगा, और यहाँ पे कुआं बना होगा। तो ये कुएं के अंदर ऐसे जाएगा उल्टा और पानी लेके आएगा, या ऐसा जाएगा पानी लेके आएगा। वो प्रक्रिया कुएं की डिजाइन पर निर्भर कर देती है। ऐसे रहट होती थी पहले, या तो कुएं से निकलेगा रहट द्वारा, या फिर कोई नेचुरल नहर होगी वहाँ से निकलेगा। पहले ऐसे होता था। बिजली आ गई तो नलकूप आ गए। फिर निजी नलकूप लगे और 200 हेक्टेयर के जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। 60 से 70 के बीच में होने लगा ये सब, ठीक है। अब यहाँ ये देखो जरूर, सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई अभी नहीं पहुंची है, ये भी याद रखना है अपने को। पालमपुर इस मामले में थोड़ा विकसित गांव बता रहे हैं ये लोग। नदीय मैदानों के अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों में सिंचाई बढ़िया। तो ऑब्वियसली जहाँ नदी है, जहाँ फिर तटीय में तो समुद्र का पानी सैलिनेशन से यूज कर लिए, डीसैलिनेशन करके उसका। दक्षिणी पठार है जहाँ नदी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर सिंचाई कम है ऑब्वियसली। लेकिन
आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मेंस में कई बार, भूगोल में, एनवायरनमेंट में, सोशल सिक्योरिटी में, सब में पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक्स में तो ऑब्वियसली केवल 40% में सिंचाई होती है, बाकी में भगवान यानी कि बरसात के भरोसे व्यवस्था चल रही है। इसको चेंज कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आता है। ये क्यों है आज तक, ये क्वेश्चन आता है। इसको पूरी तरीके से बदलने में इकोनॉमिक खर्चे क्या आएंगे, इकोनॉमिक्स में आ जाता है। इंटरव्यू में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि आज तक ऐसा क्यों होता रहा। बहुविध फसल प्रणाली, ऑब्वियसली एक से ज़्यादा फसलें उग रही हैं जिसमें उपज बढ़ाने की सामान फसल प्रणाली है। ये केवल हिंदुस्तान में ही हो पाती है क्योंकि हमारे यहाँ जलवायु ऐसी है। अमेरिका में ऐसा बहुत कम हो पाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जुताई क्षेत्र देख रहे हो ना, 129 से 155 हो गया मिलियन हेक्टेयर में। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद ये क्या है, जुताई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर, सेम चीज़ है। चलो, तो जैसा कि तुम एक चीज़ देख रहे हो ना, यहाँ से ये जो गैप जंप आया हरित क्रांति का, उसके बाद वो उतना नहीं बदला है। हमें एक और जंप चाहिए था जो नहीं आ रहा है। अब सरकार उसके लिए क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, ये भी याद रखना। बहुविध फसल प्रणाली है, आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग है, तेल लगा, उससे अपने कोई मतलब नहीं है अभी, वो आगे देखेंगे। 60, वही बात, पारंपरिक बीज की जगह हरित क्रांति आई 60 के दशक में, जो मैंने बताया था। हाई वैल्यू HYV है ना, हाई यील्ड वैल्यू, अधिक उपज वाले बीज की वैल्यू। अधिक उपज को हाई यील्ड वैल्यू बोल दिया उन्होंने, जिससे कि हाई यील्ड का मतलब होता है कि एक बीज या एक हेक्टेयर में मैंने नए बीज लगाए तो कितनी अधिक अच्छी पैदावार हुई, तो उनकी यील्ड, उनका जो योगदान है, उनका जो आउटपुट है वो कितना अधिक है, उससे संबंध है इस लाइन का, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, अधिक मात्रा में अनाज पैदा होंगे। उसी टुकड़े में हाई यील्ड के लगाए गए तो पहले की अपेक्षा अधिक अनाज हुआ। पहले कोई नॉर्मल गेहूं का लगाया है तो उसमें मान लो 6 बालियां आई हैं, 6 गेहूं के दाने मिल गए। अब तो मैं 12-13 बालियां मिल गई हैं एक ही गेहूं के बीज से, तो इतने दाने मिल गए हैं, तो इसे हाई यील्ड का अंतर माना जाएगा। पर ये जो हाई यील्ड की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, खाद चाहिए और कीटनाशक चाहिए। तो पानी के लिए सिंचाई का जुगाड़ भी तभी किया गया था, अब भी 40% ही पहुंच पाया। खाद कीटनाशक सबको पहुंचा दिए। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रयोग सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हुआ। इन क्षेत्र के किसानों ने नलकूप लगाया, जिससे पानी की जुगाड़ हुई, बीज लगा दिए, उर्वरक और कीटनाशक का जुगाड़ कर लिए। उनमें से कुछ ने लोन लिया या उधार लिया या फिर साहूकारी से कर्जा ले लिया या फिर अपना कुछ गिरवी रखा, जिससे उन्होंने मशीनें खरीदी, जिससे जुताई और कटाई जल्दी होने लगी, जिससे उनका समय बर्बाद कम हुआ, जिससे गेहूं की पैदावार ज़्यादा हुई और उनको पैसे ज़्यादा मिले। तो हरित क्रांति का पूरा इफेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी थी, क्या क्या दिक्कत थी, कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, कैसे हुआ है। देख रहे हो ना, अभी पहले गेहूं का एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने, 1300 से 3200 पहुँच गए सीधे हम। 13-39 होता है ना, 13-26, तो लगभग 2.5 गुना मान लो, उतना आगे बढ़ गए हम, जिससे बाज़ार में बेचना बढ़िया लगा, जिससे बाज़ार में बेचने के कारण ओवरऑल गेहूं की वैल्यू घट गई। गेहूं सस्ता हुआ क्योंकि गेहूं की मात्रा ज़्यादा थी, जिससे कई लोग खरीद भी पाए, जिससे भुखमरी ख़त्म हुई, ये भी याद रखना। दालों और गेहूं का उत्पादन देखो, कॉमन सेंस है कि नहीं है। 65-66 जब हरित क्रांति चल रही होगी, 10, 17, 18, 97, 100 ही मान लो, सीधे 100 ही मान लिए तो कितना बहुत बढ़ गया ना, 90 गुना। आगे क्या लिखा है, आरेख फारेक बनाना है, सुझाई, ये सब तेल लगाए। अब देखो यहाँ से पर्यावरण का शुरू होगा। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ऑब्वियसली सावधानी पूर्वक प्रयोग करो। गेहूं की आधुनिक कृषि विधियों में प्राकृतिक संसाधन का अति उपयोग किया है। कैसे?
रासायनिक कीटनाशक से गेहूँ जो हमारी धरती में जो पोषण तत्व हैं वो रिकवर उतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। वो जल्दी आए, सब कुछ चूसा, पौधे को दिया, तो बस हो गया काम। धरती में भी तो वो आए दोबारा घूम के, वो हो नहीं रहा है, जिसके कारण अधिक मिट्टी की उर्वरता ओवरऑल घट गई है। उर्वरता घटेगी तो और फिर तुम खाद डालोगे, फिर वो और उर्वरता घटाएगी, यही चक्र चलता रहता है। ठीक है। नलकूपों में सिंचाई के कारण भूमि के सतत प्रयोग से भौमजल स्तर कम हो गया है। नलकूप से पानी निकाल के तुम सिंचाई कर लगे हो, नलकूप से कर रहे हो, भूमि से खींच रहे हो, तो भूमि का जल तो घटेगा ही। अगर तुम किसी नदी से खींचते तो नदी में आता है, पर ग्लेशियरों से तो वहाँ थोड़ी अच्छी जुगाड़ हो जाती। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, वहाँ से नलकूप को जोड़ते तो भी आराम रहता। तुम जोड़ दिए सीधा भूमिगत जल से, ठीक है, तो भूमिगत जल घट ही जाएगा, जिससे पीने का पानी कम हो गया है कई जगह पर। इस चीज़ को दिमाग में रख के ये बात हमेशा याद रखना कि कृषि का भावी विकास अब बिना पर्यावरण की देखभाल के नहीं हो पाएगा। अब ये क्या है, कृषि भूमि का वितरण। वितरण से अपने को क्या है, वितरण से जानते हो यहाँ से क्या दिख रहा है कि कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी जगहें हैं और ये देखो छोटा छोटा, यहाँ पे अधिक लोग हैं। ये आगे लिखा होगा उस तभी पढ़ेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। अब आओ यहाँ पर, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाएं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाएं, पर इन्हें मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। ये मिट्टी से निकल के भौमजल नदी तालाब को दूषित भी कर देते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं सूक्ष्मों को नष्ट भी कर देते हैं। चूँकि ये जीवाणु सूक्ष्म भी अब नष्ट हो गए तो ओवरऑल मिट्टी की उर्वरता, ओवरऑल उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था है। कोई रासायनिक उर्वरक कैसे काम करता है ये लिखा हुआ है कि पानी में घुलते जल्दी हैं तो जड़ के माध्यम से पहुँचते जल्दी हैं, ठीक है, पर लंबे समय तक मिट्टी में धारण नहीं कर पाती। और चूंकि ये पानी में घुल गए हैं तो और भी तो पानी के स्रोत एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वहाँ से फिर ये नदियाँ, भूमिगत जल तालाब में भी पहुँच जाते हैं और उन्हें गंदा कर देते हैं। अब ये देखो, रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हुआ है, ये याद रखना। मिट्टी गुणवत्ता कम हो गई है। पंजाब के किसानों को अब गुणवत्ता कम होने के कारण वही बात है, अब और उर्वरक डालो तो वहाँ खेती की लागत बहुत बढ़ रही है। अब वो जो वितरण की फ़ोटो ऊपर थी, अब उसका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो अभी मैंने बोला कि बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और छोटी सी ज़मीन में फिर बचा हुआ पूरा गांव बटा हुआ है, तो खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास भूमि है ही नहीं। 450 परिवार बताए थे, जिसमें 80 बड़े भूस्वामी थे, ठीक है। 150 परिवारों के पास भूमि है ही नहीं, जो दलित हैं। यहाँ पर जाति व्यवस्था को भी दिखाया गया है कि जो गरीब जातियाँ हैं उनके पास, अगर आपको उनका उत्थान करना है तो काम कहाँ से शुरू करना है। उनके पास खेती के लिए ज़मीन ही नहीं है, तो करोगे क्या? तुम खूब उनको ज्ञान फैलते रहो, संविधान पढ़ो, ये पढ़ो, खेती के लिए ज़मीन ही नहीं तो करेंगे क्या? तो भूमि सुधार जो होते हैं वो इसी दिशा में उठाए गए कदम थे, जिनका बाद में बहुत विरोध हुआ है। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब उसमें समझाएंगे कैसे, ठीक है। अब इस आधे घंटे के लेक्चर में मैं अभी यहीं रोकता हूँ। अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे कि पालमपुर के किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार से हुआ है। ओके।